राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने पर दो बड़ी योजनाओं की महिलाओं को गारंटी दे दी गई है। प्रियंका गांधी की जनसभा में झुंझुनू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से महिलाओं को ये दोनों गारंटी दी गई। इसके तहत 1,05,00,000 परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का पहली गारंटी दी गई और दूसरी गारंटी के तहत परिवार की मुखिया को 10,000 रुपए का सम्मान पेंशन देने का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ऐलान किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 घंटे पहले ही ट्वीट में कहा था कि प्रियंका गांधी द्वारा यह घोषणा की जाएगी, लेकिन प्रियंका गांधी के अनुरोध पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से यह घोषणा की। आज प्रियंका गांधी राजस्थान के झुंझुनू में है, जहां पर उन्होंने पार्टी के बड़े नेता स्वर्गीय शीशराम ओला की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होती है तो महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना इंडी गठबंधन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जैसे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी पहले ही अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। अब जेडीयू ने अपने 5 कैंडिडेट मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतार दिए हैं और यहीं से अब इस बात पर सियासत गरमाने लगी कि आखिर मध्य प्रदेश में ये जो इंडी गठबंधन है उसमें आखिरकार रार कैसे आई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच जो बयानबाजी थी वो सामने आ चुकी थी। अखिलेश यादव अब तक 44 सीटों यानी समाजवादी पार्टी 44 सीटों पर मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतार चुकी है। जेडीयू ने भी 5 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस अपनी सभी जो कैंडिडेट उनकी लिस्ट जारी कर चुकी है। अब चर्चाएं इसी बात पे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में ये इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं इनके बीच में आखिरकार सीटों को जो शेयरिंग थी वो आखिरकार सही पटरी पे क्यों नहीं बैठी। इसी को लेकर अब बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान साफ कर दिया है कि बनने से पहले ही इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। जैसे जैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 24 अकबर रोड पर हुई, जिसमें तेलंगाना को लेकर माथापच्ची हुई। तेलंगाना को लेकर 119 विधानसभा सीटों में से 60 पर आज फैसला होने की उम्मीद है। तेलंगाना समेत देश के 5 राज्यों में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के 60 उम्मीदवारों की 2 उम्मीदवारी पर चर्चा करेगी। यह बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। निर्वाचन आयोग ने राज्य में चुनाव को लेकर जो टाइमलाइन जारी की है, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की आज दूसरी बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली के जोधपुर हाउस में ये बैठक चल रही है और बैठक में आज मुख्य तौर पर लॉ कमीशन को बुलाया गया है। उनसे ये जानने का प्रयास होगा कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर जो वो लगातार काम कर रहे थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल है कि एक साथ देश भर में चुनाव हो जाए, लोकसभा के चुनाव हो जाए, विधानसभा के चुनाव हो जाए। सूत्र बताते हैं कि लॉ कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि 2029 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। ये संभव है। इसके लिए संविधान में 7 संशोधन करने पड़ सकते हैं। यानी एक देश एक चुनाव संभव हो सकता है अगर सरकार इस पर तेजी से काम करे तो। चुनाव आयोग को भी थोड़ी बहुत जो जरूरतें हैं उसको पूरी करनी होंगी और उसके बाद चुनाव आयोग भी इसके लिए तैयार हो जाएगा। 2029 में एक देश एक चुनाव का सपना पूरा हो सकता है अगर सरकार इस पर तत्परता से आगे बढ़े और तमाम व्यवस्थाएं समय रहते करे। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। जम्मू कश्मीर को उसके वापस राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पुलवामा की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। जिस तरीके से सीबीआई और ईडीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उससे आने वाले वक्त में जनता समझकर ही 2024 में वोट देगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने राहुल गांधी के साथ बातचीत में कई सारे सनसनीखेज खुलासे किए। मसलन पुलवामा को लेकर सतपाल मलिक ने राहुल गांधी को एक बार फिर बताया कि जिस पुलवामा का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया उसके 4 महीने पहले राज्य की तरफ से केंद्र सरकार को ये बताया गया था कि उन्हें 4 से 5 चार्टर्ड प्लेन चाहिए जिसके जरिए उनकी मूवमेंट हो।
जहां पे घटना हुई उसके 10 किलोमीटर के दायरे में कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी सिक्योरिटी की जब वो काफिला गुजर रहा था। राहुल गांधी के साथ सतपाल मलिक ने किसानों की बात की और अडानी और खास करके आने वाले राजनीतिक जो देश के हालात हैं उसको लेकर भी चर्चा की। राहुल गांधी के बातचीत में सतपाल मलिक ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की, उनके भारत जोड़ो यात्रा को सराहनीय बताया। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनसीईआरटी की किताबों में बहुत जल्द एक अहम बदलाव सामने आएगा, यानी कि नए एकेडमिक सत्र से अब जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ेंगे। और इस बाबत पैनल के सदस्यों में से एक CISAC ने इसको कंफर्म किया है और कहा है कि एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। समिति ने पाठ्यपुस्तकों में एंशिएंट हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश की है। इतिहास को अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा। वहीं सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय जन प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम की शुरुआत भी इस नए बदलाव का हिस्सा है। वहीं विपक्षी दल जो है वो इसे लेकर हमलावर जाहिर तौर पर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये आरोप रहेगा कि आखिर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में इंडिया शब्द का नाम बदलकर जो ये भारत किया गया है वो ऐसे समय में ही क्यों किया जा रहा है जब आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की सियासत में दो बड़े नेताओं ने चुनाव से संन्यास लेने का ऐलान किया है। पहले है सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के कद्दावर नेता है, महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो केंद्र में गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री के पद पे भी काबिज रह चुके हैं। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। मंगलवार को एक कार्यक्रम में अपने राजनीतिक रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए शिंदे ने कहा कि 2024 का चुनाव मेरी बेटी प्रणीति शिंदे लड़ेगी और जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां मौजूद रहूंगा। बता दें कि परिणीति शिंदे सोलापुर से 3 बार विधायक रह चुकी है और मौजूदा समय में भी विधायक है। दूसरे नेता हैं नीलेश राणे, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव से दूरी बनाएंगे। मंगलवार को ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। नीलेश राणे 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में दोबारा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। नीलेश राणे अपने विवादित बयान के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान विधानसभा चुनाव पे नेताओं की चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इधर चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से सख्ती में है और पूरे राज्य में चुनाव आयोग की नज़र है और बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया है। यहाँ तक कि शराब भी बरामद की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले एजेंसियों ने पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ कैश जब्त करने का दावा किया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, इनकम टैक्स, प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना, चांदी की जब्ती में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 2023 में 1021 करोड़ से ज़्यादा की बरामदगी हुई है। यह जब्ती पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव आयोग पूरे राज्य में सक्रिय है और एक बड़ी रिकवरी चुनाव आयोग की टीम ने पूरे राज्य से की है। कैमरामैन अनंत पाल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर के सूरसागर से बीजेपी विधायक के घर पे आधी रात को जाना और उसके बाद उनके टिकट कटने को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक रूप से जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार बीजेपी ने सूरसागर से अपनी सबसे सीनियर विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया था। उसके बाद से ही अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक बने हुए हैं। उनका यह कहना है कि सूर्यकांता व्यास ने उनकी तारीफ क्या की, बीजेपी की नेताओं के आंखों की वह किरकिरी ही बन गई। बीजेपी के परेशान नेताओं की तारीफ कर उनके घर जानकर उनसे मुलाकात करने के साथ उन्हें सांत्वना देकर अपनापन तो जता रहे हैं, साथ ही एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में किस तरह सीनियर नेताओं की लगातार अवहेलना होती है और जब तक काम होता है केवल पूछ उनकी वहीं तक ही होती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को मराठा आरक्षण का मुद्दा हल करने के लिए 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद
24 अक्टूबर को खत्म हो गई। अब मनोज जारंगे ने कहा है कि वो किसी भी नेता का फोन नहीं उठाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाई है कि वो मराठाओं को आरक्षण दिला कर रहेंगे, लेकिन उनको थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल के दोबारा अनशन पर बैठने से सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मराठा समाज ये चाहता है कि उनको जो आरक्षण मिले वो ओबीसी कोटे से मिले, यानी 50% की जो सीमा है उसके अंदर मिले और आरक्षण टिक सके। लेकिन अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ओबीसी समाज नाराज होगा, क्योंकि ओबीसी समाज के नेताओं ने सरकार को पहले ही इसकी चेतावनी दे दी है। यही कारण है कि सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। केवल राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। विजयदशमी के दिन मुंबई में शिवसेना के दोनों गुटों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की दशहरा रैली को संबोधित किया, तो वहीं शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को संबोधित किया है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कराए और जनता आपको बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि आजाद मैदान में आज आजाद शिवसैनिक जो हैं वो जुटे हैं। मुझे यहाँ भगवा लहर दिख रही है। हमने सत्ता को लात मार दी, लेकिन बाला साहेब के विचार को गिरने नहीं दिया। बाला साहेब के विचार हमारे लिए सब कुछ हैं। इस पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड के समय हमने जो है लोगों की जान बचाने का काम किया है। अगर आपको हिम्मत है तो मुंबई महानगर पालिका की जिस तरह से आप जांच करा रहे हैं, ठीक उसी तरह अन्य महानगर पालिका की जांच कराए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। 26 अक्टूबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। अपने महाराष्ट्र दौरे पर सबसे पहले वो शिरडी के साईं बाबा मंदिर जाएंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 2:15 बजे उनका अहमदनगर जिले में ही दूसरा कार्यक्रम है। वहां पर वो नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे। नीलवंडे बांध का जल पूजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 53 सालों बाद किसानों को उस बांध से पानी मिल पाएगा। बताया जाता है कि इस बांध की घोषणा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में किया था। यही कारण है कि इस बांध का जल पूजन काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अहमदनगर जिले में ही प्रधानमंत्री दूसरी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और वहीं से गोवा निकल जाएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। खबर यूपी की नौकरशाही से है। एक बार फिर इस बात की चर्चा तेज हो गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को एक और सेवा विस्तार मिलने जा रहा है। दरअसल मौजूदा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल आगामी 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और दुर्गा शंकर मिश्रा को 2021 और 2022 में पहले भी एक साल का सेवा विस्तार दिया जा चुका है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मुख्य सचिव के कार्यकाल को अधिकतम 3 या 6 महीने तक ही बढ़ाया गया है। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार और दे सकती है। केंद्र सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले दुर्गा शंकर मिश्रा को 2 बार सेवा विस्तार हासिल हो चुका है। अगर इस बार मुख्य सचिव को सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो सीनियर ऑफिसर्स में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और दूसरे सीनियर ऑफिसर महेश कुमार गुप्ता का नाम सबसे तेज चल रहा है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रुकी हुई परियोजनाओं को लेके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिए हैं, क्योंकि पंजाब में 13,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त आदेश पंजाब के पुलिस अधिकारियों को दिए हैं कि किसी भी तरह से कोई बाधा पैदा होती है तो तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी पुलिस के साथ संपर्क भी कर सकते हैं और यदि किसी अधिकारी ने इस मामले में कोताही बरतने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो परियोजनाएं जल्दी ही पूरी भी हो सकेंगी यदि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य स्तर के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से सहयोग करें। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। ये है सुसाइड ड्रोन, यानी
दुश्मन का काल। आपने इस तरह का ड्रोन पहले कभी नहीं देखा होगा। एक एक करके हम आपको इसकी खूबियां बताएंगे। देखिए, जब हमारे जवान इस ड्रोन के जरिए अपने टारगेट को हिट करना चाहेंगे तो ये ड्रोन जो है 30 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में जाएगा और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके आसपास के कई मीटर के एरिया को भी पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसे जब लॉन्च करना है तो ये हवा से लॉन्च हो जाएगा, यानी लॉन्चिंग के समय किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसमें कैमरे लगे हुए हैं और जो कैमरे हैं ये हाईटेक कैमरे हैं। ये कैमरे हर मौसम में काम कर सकते हैं और हमारे जवान, ये देखिए, ये इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये इसका रिमोट है, ये फुली ऑटोमेटिक है, यानी पूरे टारगेट को यहीं से सेट करना है। सुसाइड ड्रोन, जिसे कहा जा रहा है दुश्मन का काल। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह का वीडियो फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के साथ खूब वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी खुद अभिषेक सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की है। दरअसल अभिषेक सिंह बॉलीवुड में कैरियर की तलाश में हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत उन्होंने सनी लियोनी के साथ एक रैप सॉन्ग के साथ की है। इसकी जानकारी अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दी है। पोस्ट में अभिषेक ने लिखा है कि जल्द ही उनका रैप सॉन्ग आने वाला है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जल्द ही वो सनी लियोनी के साथ जौनपुर आ रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभिषेक जौनपुर के रहने वाले हैं और कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम भी कर चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभिषेक सिंह 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नासिक में मुंबई पुलिस और नासिक की येवला पुलिस के जॉइंट सर्च ऑपरेशन में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप नदी से बरामद की गई है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया था। ड्रग्स बनाने के लिए बाकायदा फैक्ट्री लगाई गई थी। इस मामले का सरगना ललित पाटिल पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी की थी और ललित पाटिल के ड्राइवर सचिन वाघ ने पुलिस से बचने के लिए ड्रग्स को नदी में फेंक दिया था। पूछताछ में पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी, पुलिस की टीम ने सोमवार देर रात से ही गिरना नदी के तहलटी में ड्रग्स ढूंढना शुरू किया। मंगलवार तड़के पुलिस को नदी में करीब 15 फीट नीचे ड्रग्स से भरी 2 गोनियाँ मिली। हर गोनी में करीब 50 किलोग्राम एमडी ड्रग्स था। इसके बाद पुलिस टीम नासिक के ग्रामीण इलाकों में, खासकर गिरना नदी के तटीय इलाकों में बसे गांवों में सर्च ऑपरेशन कर रही है। हालांकि नदी से बरामद हुए ड्रग्स पर पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने ये भी कहा था कि 25 तारीख को मौसम साफ रह सकता है और वही दिखाई भी पड़ा। सुबह के वक्त में प्रदूषण का जो स्तर था वो कल के मुताबिक बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, ऐसे भी ये माना जा रहा है कि नवंबर आते आते ठंड पूरी तरीके से दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि वैसे तो अक्टूबर के महीने में इतना तापमान नहीं गिरता है, लेकिन इस बार पोस्ट मानसून डिले होने की वजह से भी तापमान में गिरावट हो रही है। दूसरी तरफ लगातार देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दिखाई पड़ रहा है। वहीं यमन की तरफ भी चक्रवात है, जिसे तेज का नाम दिया गया है, वो पश्चिमी उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में इसकी वजह से माना जा रहा है कि कई राज्यों में बारिश हो सकती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी की चंदौली में रावण दहन कार्यक्रम देखने पहुंची भीड़ में घुसा सांड, मची अफरा तफरी, कई लोग घायल। दरअसल चंदौली के मानस नगर कॉलोनी में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे, भाजपा विधायक समेत कई नेता पहुंचे थे। वहीं रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी जमा थी। रथ पर सवार राम, लक्ष्मण, सीता बाल स्वरूप का केंद्रीय मंत्री पूजन कर रहे थे। इस दौरान हजारों की भीड़ में अचानक 2 सांड घुस गए। सांड के घुसते ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कई लोग भागने लगे इधर उधर और कई लोग गंभीर रोग से घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रशासन का कार्य मेलों में न केवल अनुमति देना बल्कि सुरक्षा व्यवस्था देखना भी होता है। हालांकि सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों सांडों को भीड़ से बाहर भगाया। तब जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली और रावण दहन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के लोग पूजा अर्चना करते हैं और एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूमते हैं। विजयादशमी की समाप्ति के बाद देखिए किस तरह से जो माँ की दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं गंगा घाटों में विसर्जित किए जा रहे हैं और वहीं पे कोलकाता कारपोरेशन के जो लोग हैं बाकायदा माँ के गंगा के यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित किया जा रहा है। विसर्जित करने के साथ साथ माँ की प्रतिमाओं को यहाँ जेसीबी के द्वारा ट्रकों पे यहाँ पे रखकर दूसरे स्थानों पे भेजा जा रहा है। और यदि हम कोलकाता पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था से करें तो देखिए कोलकाता पुलिस के जो जवान हैं पूरे चप्पे चप्पे पे निगाह रखे हैं, हर किसी की सुरक्षा हो, कैसे लोग घाटों पे नहीं पहुंचे उसकी पूरी निगरानी रखा गया है। और वहीं पे 27 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर्निवाल के द्वारा जो सबसे बड़े पूजा पंडाल है उन्हें भी सम्मानित करेंगी और रेड रोड पे इस तरह का कार्यक्रम 27 तारीख को रखा गया है। तो वाकई कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पूरे वर्ष की तैयारियां चलती है, लेकिन अब दुर्गा मां का प्रतिमाओं का विसर्जन सभी घाटों पे शुरू हो चुका है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बिहार में जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, एक पर एक नए फरमान जारी हो रहे हैं और के पाठक के फरमान के बाद ही शिक्षा विभाग में अब तक इस सरकारी स्कूलों से 20,86,713 बच्चों के नाम काटे जा चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में नामांकन तो था लेकिन स्कूल नहीं आ रहे थे। लगातार 15 दिनों तक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाने के बाद इनके नाम काट दिए गए हैं। इनमें ज़्यादातर 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं जिनके नाम काटे जाने के बाद उनके अब बोर्ड एग्जाम को लेकर अब उनकी समस्या हो गई है। दरअसल के पाठक ने ये फरमान जारी किया था कि जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे लगातार 15 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं पहले उन्हें नोटिस जारी की जाएगी और उसके दिन उनके नामों को काट दिया जाएगा। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर स्कूली बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि जब इतने स्कूली बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं तो फिर इतने दिनों से इन बच्चों को स्कूल लाने के लिए सरकार के क्या प्रयास हो रहे थे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।